अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज जो है वो बनाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प दिला सकते हैं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप। ये देखिए दोस्तों, क्या ज़बरदस्त बात बोली गई है कि नोइंग योर सेल्फ इज़ द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। मतलब जो भी विजडम होता है, जो समझदारी होती है, उसकी शुरुआत यहीं से होती है जब आप खुद को समझने लगो। आधे से ज़्यादा लोग खुद को समझ ही नहीं पाते हैं। अगर आप खुद से पूछो कि अपना पैशन क्या है, तो आधे से ज़्यादा लोग जो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर आप खुद से पूछो कि यूपीएससी क्लियर क्यों करनी है, तो खुद के लिए करनी है, ये कितने लोग इसका जवाब दे पाएंगे। तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पर हम खुद को कितना जानते हैं, खुद को कितना समझते हैं। ये एक विजडम की शुरुआत होती है अगर हम खुद को समझने लग जाए, खुद को जानने लग जाए। हम दूसरों को जज करते रहते हैं कि ये है, इसकी वजह से ये हुआ है, उसकी वजह से वो हुआ है, लेकिन हम खुद को कितना समझ पा रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि नोइंग योर सेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। जब आप खुद को समझने लगते हो, तभी से जो समझदारी है उसकी शुरुआत होती है, तभी से जो मैच्योरिटी है उसकी शुरुआत होती है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 5 मई का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है, इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। तो सबसे पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ पर ये जो स्टेट है, ये स्टेट कौन सा है ये आपको बताना है, और ये स्टेट की खासियत भी बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है, कौन कौन से मिनरल्स, कौन कौन से रिसोर्सेज यहाँ पर मिलते हैं, उनके भी नाम लिखना है, और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक कोड जो है वो लॉन्च किया गया है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, जो है कंबाइंड एग्ज़ाम के लिए, जो एमपीएससी की कंबाइंड एग्ज़ाम होती है उसके लिए कोर्स लॉन्च किया गया है। और इस कोर्स में आपको सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेगी। टोटल 50 दिन का ये कोर्स रहने वाला है। कंबाइंड एग्ज़ाम मतलब पीएसआई, एसटीआई, एएसओ के लिए। अब इसमें आपको अलग अलग जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर अगर आपको कोड ज्वाइन करना है तो रेफरल कोड आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा MMBean, क्योंकि यहाँ पर लाइव सेशंस होने वाले हैं। लाइव सेशन में मैं भी यहाँ पर एक सेशन ले रहा हूँ करंट अफेयर्स का, जहाँ पर सारे करंट अफेयर जो है, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, वो सब यहाँ पर कवर किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PDF सब आपको मिलेंगे। इंटरेक्टिव लेसन्स आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, डाउट्स आपके क्लियर हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल साइंस जो है उसका भी यहाँ पर आपको एक बैच नज़र आएगा। जनरल साइंस में भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, तो ये भी आपका क्लियर कट लिया जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो CSAT का पेपर है वो भी लिया जाएगा। तो CSAT का पेपर जो है, मतलब CSAT का जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो वो भी यहाँ पर कवर किए जाएंगे। मतलब ये काफ़ी हाई स्कोरिंग बैच है, जिसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं कंबाइंड एग्ज़ाम में। तो अगर आपको क्लियर करना है तो जल्द से जल्द यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो है वो लीजिए और इस बैच को ज्वाइन कीजिए। उसके लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है, रेफरल कोड MMBean। तो जल्द से जल्द MMBean ये कोड का इस्तेमाल करके आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। PDF और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब देखिए, यहाँ पर एक नया सेक्शन मैंने ऐड किया है, आप बताइएगा मुझे कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि जो वोकेबलरी होती है, मतलब कुछ टफ वर्ड जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है इंडियन एक्सप्रेस में। तो इंडियन एक्सप्रेस में हम जो भी आर्टिकल्स देख रहे हैं उसमें जो भी शब्द यहाँ पर जो टफ शब्द है वो इस्तेमाल किए गए हैं। तो यहाँ पर 4 से 5 वर्ड जो है हम रोज़ सीखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि आपको जो एग्ज़ाम है उसमें लिखने में भी, जब क्योंकि आप मेंस में आंसर राइटिंग करते हो, तो उसमें आपको अगर टफ वर्ड्स आप इस्तेमाल करते हो, अगर वोकेबलरी आप इस्तेमाल करते हो, तो ज़्यादा बेटर इंपैक्ट पड़ता है। तो इससे क्या होगा, आपकी वोकेबलरी जो है वो भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो आप मुझे बताइए, ये जो एक्सपेरिमेंट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ किस तरीके का है। पहली बार है, इसलिए यहाँ पर मैंने वर्ड्स भी कम लिए हैं और मतलब ज़्यादा इसको ये नहीं किया है। तो आप मुझे बताइएगा कैसा आपको लग रहा है। तो यहाँ पर वर्ड्स हम देख लेते हैं, 4 वर्ड हम देखने वाले हैं आज। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कैटलिज्म। कैटलिज्म का जो मतलब है हिंदी में वो होता है प्रलय। तो अब यहाँ पर हम सेंटेंस में से यूज कैसे कर सकते हैं कि इट इज़ पॉसिबल दैट द कैटलिज्म ऑफ कोरोना विल हैम्पर द मार्केट इनटू गिविंग क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट।
मतलब क्या है कि यहाँ पर जो कोरोना है उसका जो प्रलय है वो यहाँ पर मार्केट को हैम्पर कर सकता है कि हमें जो क्लीन हेल्दी और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट है वो ना दे सके। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी का मतलब होता है निरर्थकता। मतलब क्या है कि यहाँ पर उसका कोई अर्थ ही नहीं है। अब यहाँ पर सेंटेंस में आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि एवरीवन टॉकिंग अबाउट फ्यूटिलिटी ऑफ वॉचिंग पॉर्न। मतलब यहाँ पर जो फ्यूटिलिटी है, जो निरर्थकता है जो पॉर्न देखने की, वो सभी यहाँ पर उसकी निरर्थकता पर बात कर रहे हैं, फ्यूटिलिटी पर बात कर रहे हैं। तीसरा यहाँ पर आता है डिजायरस। डिजायरस का मतलब होता है इच्छुक। इच्छुक, इसे हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि इफ़ यू आर डिजायरस टू क्वालिफाई यूपीएससी देन यू मस्ट डाउनलोड एमएम एकेडमी ऐप। मतलब अगर आप इच्छुक हो यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के तो आपको एमएम एकेडमी ऐप जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। और फिर आता है यहाँ पर फैटिलिटीज़। फैटिलिटीज़ जो है उसका मतलब होता है मौत। अब यहाँ पर सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ फर्टिलिटीज ड्यू टू कोविड-19। आपने सुना होगा जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से इतनी फर्टिलिटीज हो रही है, हो रहा है, उसका मतलब होता है मौत। तो ये 4 शब्द जो है वो आज के पेपर में हमें देखने को मिलते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये जो वर्ड्स है इसका मतलब यहाँ पर समझ में आ गया होगा। और आप मुझे ज़रूर बताइए कि ये मुझे क्या कंटिन्यू करना चाहिए और इंटरेक्टिव हम इसे बनाने की कोशिश करेंगे फिर। तो यहाँ पर जब हम एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं तो उसमें वाला आर्टिकल देखने को मिलता है कि लिकर जो है वो स्टेट को क्यों मैटर करता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। ये वाला इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। और ये अगर हम बात करते हैं निकोटीन जो है वो किस तरीके से फाइट कर सकता है कोविड-19 से लड़ने में, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। हमने देखा था कि जो स्मोकर्स है, पहले हमने देखा था स्मोकर्स यहाँ पर वो ज़्यादा रिस्क पर है क्योंकि उनके फेफड़े ख़राब हो जाते हैं। लेकिन बाद में हमने देखा जो स्मोक करते हैं वो यहाँ पर पाया गया है कि काफ़ी कम आए हैं, कोविड-19 से काफ़ी कम उनको इम्पैक्ट हुआ है, मतलब वो इन्फेक्ट हुए हैं। तो इसीलिए ये पाया जा रहा था कि क्या यहाँ पर निकोटीन जो हेल्प कर सकता है। तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर की हुई है। अब हम एडिटोरियल पेज, आइडियाज़ पेज अगर हम देखते हैं उसमें ये वाला आर्टिकल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। और उसी के साथ ये वाला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पर एनवायरनमेंट जो है उसे प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। तो इसे भी हम अच्छे से देखेंगे, इसे भी हम अच्छे से देखेंगे। बाकी अगर आप ये वाले आर्टिकल देखोगे तो कोरोना वायरस जो उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसी में थोड़ा बहुत मर्ज करके हम इन आर्टिकल्स को जानने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर पहला आर्टिकल आता है कि सरकार ने शराब की दुकानें खोलने की अनुमति क्यों दी है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि जहाँ पर एजुकेशनल संस्थाएं बंद है, जहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद है, जहाँ पर ज्ञान देने वाली इंस्टीट्यूट्स संस्थाएं बंद है, तो ऐसे सिनारियों में यहाँ पर सरकार जो उन्होंने शराब की दुकानें खोलने की अनुमति क्यों दी और राज्य सरकारें जो है उन्होंने यहाँ पर शराब की दुकानें जो है वो क्यों खोली। तो इसी सवाल का जवाब हम आज यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि लीकर शॉप जो है, वाइन शॉप जो है वो यहाँ पर फिर से शुरू हो चुके हैं। और उसी के साथ साथ टाइमिंग स्टेटस जो है स्टेट वाइज यहाँ पर डिटेल्स किसको क्या लेन देना है कि टाइमिंग क्या है सब यहाँ पर तत्काल की टिकट जिस तरीके से निकलती है, सुबह से जाकर खड़े हो गए जो मतलब जो दुकान है उसके सामने आप देख सकते हो किस तरीके की भीड़ है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कुछ नहीं, सब लोग जाके खड़े हो गए। 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार की जो दारू है वो खरीद रहे हैं लोग। तो आप इमेजिन करो कि क्या अवस्था हो रही है। जो दिल्ली में जो शॉप्स है कुछ ही घंटों में बंद करने पड़े क्योंकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो नॉर्म्स यहाँ पर फॉलो नहीं किए जा रहे थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ ही घंटों में, मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि दिन खत्म होने तक ही यहाँ पर 70% स्पेशल कोरोना फी जो है अल्कोहल पर लगाने की सोच ली है। 70%, मतलब सोचिए कि अगर 100 रुपये की है दारू तो फिर 70 रुपये जो है उसमें जो कोरोना फ़ी है वो ऐड कर दी जाएगी, मतलब 170 रुपये की जो दारू है वो हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो चीज़ है हमें देखने को मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर लीकर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एक्सचेंजर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो है उनके लिए, मतलब अच्छा खासा जो पैसा है जो स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज है, जो राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनके जो खाते हैं, उनके जो तिजोरी है उसमें आता है एक्सेप्ट गुजरात और बिहार। गुजरात बिहार क्यों नहीं आता है? क्योंकि उन्होंने यहाँ पर प्रोहिबिट कर दिया है ना, प्रोहिबिशन कर दिया है कि यहाँ पर हमारे जो राज्य है उसमें दारू नहीं बेची जाएगी। जनरली जो स्टेट है वो एक्साइज ड्यूटी यहाँ पर लेवी करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्साइज ड्यूटी जो है मैन्युफैक्चर और सेल जो होता है लीकर उस पर यहाँ पर ऐड करते हैं। कुछ स्टेट्स जैसे कि तमिलनाडु हो गए वो यहाँ पर वैट जो है वो इम्पोज करते हैं। कुछ स्टेट जो है वो स्पेशल फ़ी चार्ज करते हैं जो फॉरेन लीकर है उसे इंपोर्ट करने पर, ट्रांसपोर्ट फ़ी लगाते हैं, लेबल और ब्रांडिंग रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगाते हैं।
कुछ ऐसे राज्य होते हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश है, तो उन्होंने स्पेशल ड्यूटी जो है लीकर पर वो लगा कर रखी है, जिससे कि यहाँ पर ज़्यादा टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जा सके कुछ दूसरी स्पेशल पर्पजेस के लिए, जैसे कि यहाँ पर जो स्ट्रे कैटल है उनके मेंटेनेंस के लिए ये जो पैसा इकट्ठा किया जाता है। फिर भी यहाँ पर लोग भर भर का पैसा दे रहे हैं। यहाँ पर अमीरी ही अमीरी दिखती है, यहाँ पर कितना ही पैसा बढ़ा लो, यहाँ पर अमीरी ही अमीरी है ना। अब यहाँ पर मेन चीज आती है कि जो राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकारें उनके पास पैसा कहाँ से आता है। अब जो केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके पास कहाँ से आता है, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो जो है बजट का वो अवेलेबल है। उसमें पूरा डिटेल में मैंने इसी तरह से आपको बताया हुआ है किस तरीके से आता है, टैक्स, नॉन टैक्स, कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट, रिसीट्स, एक्सपेंडिचर, सभी उसमें इसी तरीके से कॉलम बना बना के एक्सप्लेन किया है। तो बजट का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, इस साल का बजट पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर किया हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो भी कवर किया हुआ है, प्लेलिस्ट भी अवेलेबल रहेगी, मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी लिंक दे दूंगा, तो आप बिंदास तरीके से देख सकते हो। अब यहाँ पर हम राज्य सरकार की अगर हम बात करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो है उसकी अगर बात करते हैं, स्टेज हो गया है तो STATE, स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उन्हें कहाँ से पैसा आता है। प्रोमिनेंटली देखा जाए तो टैक्स और नॉन टैक्स जो है वहाँ से जो राज्य सरकारें हैं वो पैसा लेती है। टैक्स अगर हम देखते हैं उसमें भी दो यहाँ पर सिनारियो देखने को मिलते हैं, स्टेट के खुद के जो टैक्स रेवेन्यूज़ है वो, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से वो शेयर करते हैं। कुछ ऐसे भी टैक्सेस होते हैं ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट से शेयर करते हैं। फॉर से कि अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके पास अगर 100 रुपये आए हैं टैक्स के रूप में, तो यहाँ पर फाइनेंस कमीशन जो है वो सजेस्ट करता है कि 42% जो है आप यहाँ पर स्टेट्स में बांट दो। तो इसमें से 42 रुपीज़ जो है वो स्टेट में बांट दिए जाते हैं, जो अलग अलग हमारे पास 28 स्टेट्स है, 28 राज्य है, उनमें बांट दिए जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो शेयर है सेंट्रल टैक्स का वो भी यहाँ पर उन्हें मिलता है। अब यहाँ पर जो खुद के टैक्सेस है वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि टैक्सेस जो इनकम पर लगाए जाते हैं, प्रॉपर्टी, कैपिटल ट्रांजैक्शन, टैक्सेस जो कम्योडिटीज़ है, सर्विसेज है, ये मतलब जो एग्रीकल्चरल वगैरह टैक्सेस होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है जो खुद यहाँ पर टैक्सेस लगाते हैं। अब RBI की रिपोर्ट अगर हम देखें इस साल की, तो उसमें देखने को मिलता है जो राज्य सरकारें हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन्हें सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पर GST से आ रहा है 43.5%, फिर सेल्स टैक्स से आ रहा है 23.5%, और फिर स्टेट एक्साइज से आ रहा है 12.5%। अब यहाँ पर स्टेट एक्साइज मतलब कौन सा टैक्स है, मेनली ये जो लीकर है उस पर लगाया जाता है, या फिर बाकी जो अल्कोहल बेस्ड आइटम्स होते हैं उस पर ये जो टैक्स है स्टेट एक्साइज टैक्स ये लगाया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन सा स्टेट जो है एक्साइज ड्यूटी से कितना अर्न कर रहे हैं। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश आप देखिए 25,100 करोड़ है ना, यहाँ पर करोड़ की बात हो रही है ना, और बट ऑब्वियस है यहाँ पर करोड़ में ही होगा, बाकी तो इसमें हो नहीं सकता है, हाँ करोड़ में ही है, इन करोड़। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टोटल अगर 19-20 का हम देखते हैं तो इतना हमें देखने को 31,571 करोड़। अगर हम कर्नाटका देखते हैं तो आप देखिए 21,000 करोड़ के आसपास, महाराष्ट्र आप देखिए 17,000 17,500 करोड़ के आसपास, वेस्ट बंगाल देखिए 12,000 करोड़ के आसपास, और तमिलनाडु देखिए 10,000 11,000 करोड़ के आसपास। तो इतना उन्हें एक्साइज के रूप में मिलता है। मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हो जो अल्कोहल है या फिर अल्कोहल जो आइटम्स है उनके ऊपर उन्हें इतना जो पैसा है वो मिलता है। अब यूपी जो है उन्होंने यहाँ पर मंथली एवरेज अमाउंट जो है उनका वो है 2,500 करोड़ फ्रॉम लीकर इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। मंथली सिर्फ लीकर जो है, जो दारू है, उससे कितना पैसा आ रहा है यूपी सरकार को, तो वो कलेक्ट कर रहे हैं 2,500 करोड़, 2,500 करोड़। सोचिए कहाँ इंडिया में गरीबी है, सब सिर्फ मजे में रहना चाह रहे। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगी कि राज्य सरकारें जो है वो यहाँ पर किस तरीके से पैसा कमाती है और क्यों यहाँ पर बड़ा रेवेन्यू सोर्स जो है वो देखने को मिलता है राज्य सरकारों के लिए। क्योंकि अगर आप कोविड-19 देखोगे तो उसकी वजह से जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज बंद है, तो यहाँ पर इकोनॉमिक झटका बहुत बुरी तरीके से लगा है, और उसे रिवाइव करने के लिए जो सरकार है उनके पास ज़्यादा पैसा आना चाहिए। सरकार के पास कहाँ से पैसा आएगा, तो सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स जो है वो दारू ही है। और इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ है, जो सरकार है उन्होंने शराब की दुकानें खोलने की अनुमति यहाँ पर दे दी है, इससे तेजी से। क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास अगर 100 रुपये पड़े हो फिर भी वो उसमें खर्च करेंगे, भले वो किसी अच्छी चीज़ में नहीं खर्च करेंगे लेकिन उसमें खर्च करेंगे ही, ये सरकार को भी पता है। इसीलिए वहाँ से रेवेन्यू आना ही आना है, कितना भी रिसेशन आ जाए। इसीलिए कंजम्पशन बढ़ाने के लिए सबसे पहले वही यहाँ पर खोला गया सरकार की तरफ से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा जो सिनारियो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो इकोनॉमी है वर्सेस क्लीन एयर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे GS पेपर 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब लॉकडाउन ये जो एग्जिट स्ट्रेटेजी यहाँ पर अपनाई गई है सरकार की तरफ से, तो यहाँ पर जो लाइवलीहुड है इसे सेव करने की बात की जा रही है कि लाइवलीहुड जो है उसे सेव करना है ना। लाइवलीहुड जो है उसे अगर सेव करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो इकोनॉमी है उसे यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। इकोनॉमी बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ हैं, उन्हें यहाँ पर ज़्यादा जो एडवांटेज है वो देना पड़ेगा।
तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? अब यहाँ पर जो इंडस्ट्री वाले है, जो फैक्ट्री है, वो यहाँ पर प्रेशराइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड जो है उसे यहाँ पर रिड्यूस किया जाए। एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स होते हैं ना कि फॉर से, अब हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक फैक्ट्री है, ठीक है, ये फैक्ट्री जो है इसे अनुमति है कि आप यहाँ पर सिर्फ, अब देखिए हाइपोथेटिकल है तो मैं फिगर भी हाइपोथेटिकल लिखूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए, टेक्निकल फिगर्स मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ। फॉर से कि यहाँ पर मतलब जो कार्बन इमिशन है वो यहाँ पर 200 कार्बन इमिशन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, 200 कार्बन इमिशन कर सकते हैं, 200 के ऊपर नहीं कर सकते हैं। ये क्या है? एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड है। अब यहाँ पर अगर इस इंडस्ट्री को अपना जो नुकसान है उसकी भरपाई करना है तो बट ऑब्वियस है कि ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें चलानी पड़ेगी, ज़्यादा यहाँ पर पोल्यूशन भी होगा। मतलब यहाँ पर क्या है, 400 तक जा सकता है, लेकिन ये है कि 200 तक ही कर सकते हो, मतलब उसके ऊपर लिमिट है। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो नहीं कर सकती है ज़्यादा फास्ट तरीके से, मतलब जो भी बैकलॉग है उसे वो पूरा नहीं कर सकती है, जो उसे नुकसान हुआ उसकी भरपाई नहीं कर सकती है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है सरकार को कि ये नॉर्म आप हटा दो, हम यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन करने दो, जितना हमें करना है उतना करने दो, जिससे कि हम इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं। जो एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट्स है सस्पेंड की जाए, जो एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट है उसे रिड्यूस कर दिया जाए, जिससे कि यहाँ पर एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी नॉर्म्स है वो यहाँ सब हट जाएंगे। तो बट ऑब्वियस फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज जो है वो यहाँ पर ज़्यादा देर तक काम कर पाएगी, ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएगी, ज़्यादा जो एनवायरमेंट कार्बन इमिशन है वो हमें देखने को मिलेगा। अब एट द एंड ऑफ मार्च यूएसए जो है उन्होंने सिग्निफिकेंट रिडक्शन जो है फ्यूल इफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स जो न्यू कार यहाँ पर करती है उस पर यहाँ पर किया था। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जो स्टैंडर्ड्स है अब उसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। मतलब क्या है कि अब यहाँ पर नई कारें जो है वो यहाँ पर पोल्यूशन बिंदास कर सकती है, जिससे कि क्या है ऑटोमोबाइल सेक्टर को यहाँ पर फायदा हो, जो कंपनीज है उन्हें यहाँ पर फायदा हो। तो इसके लिए ये किया गया। अब यहाँ पर देखिए, जब हमने देखा था, मैंने आपको बताया था जब हम एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे थे कि एनवायरनमेंट जो है उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है कोविड-19 की वजह से, लेकिन उस वक्त हमने ये भी एक रिस्क जो है वो देखी थी कि जैसे इसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद डबल स्पीड से जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कार्बन इमिशन जो है इसकी वजह से एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जो गैसोलीन कंजम्पशन है वो यहाँ पर 80 बिलियन टन तक जा सकता है। अब यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि वो यहाँ पर जो कंप्लायंस होता है, रूटीन मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस जो यहाँ पर एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए डाले जाते हैं वो यहाँ पर नहीं करेंगे। अब इस पूरे सेंटेंस का क्योंकि समझने मुश्किल हो सकती है तो मैंने हिंदी में भी दिया है कि अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ने घोषणा की है कि यह पर्यावरण संरक्षण के नियमित निगरानी और रिपोर्टिंग दायित्वों को अनुपालन जो है वो लागू नहीं करेगा। इससे क्या होगा, इससे जो इंडस्ट्रीज है उन्हें यहाँ पर खुली छूट मिल गई है कि भैया करो, जितना एक्सप्लॉयटेशन करना है तुम कर सकते हो बिंदास। अब स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2019 की रिपोर्ट अगर हम देखें तो उन्होंने कहा है कि एयर पोल्यूशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ओवर 1.2 मिलियन डेथ इन चाइना एंड इंडिया ईच। आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा है। और इनॉर्मस इनइक्वालिटी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है हमें कोविड-19 फॉलोआउट की इसमें। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एविडेंसेस यहाँ पर काफ़ी देखने को मिलते हैं कि 3/4 ऑफ द इमर्जिंग इन्फेक्शन डिसीजेज जो है वो वाइल्ड और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो है उनके थ्रू ह्यूमंस में जाती है, मतलब जूनोटिक जो है वो हमें देखने को मिलती है। और कल की आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा, कि जो यहाँ पर तस्करी होती है, जो एनिमल्स है उनकी तस्करी होती है, उसके लिए स्ट्रिक्ट लॉज जो है वो लाए जाने चाहिए जिससे कि हम जूनोटिक डिसीजेस को कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर पोल्यूशन बढ़ता है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, तो फिर यहाँ पर जो एनिमल्स है उनके हैबिटेट यहाँ पर खतरे में आ जाएंगे और इसीलिए जो एनिमल्स है उनके जो डिजीजेस है वो और ज़्यादा ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो सकते हैं और इसीलिए जो पेंडेमिक है उनके रिस्क फ्यूचर में और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ सकते हैं अगर हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन करते हैं तो। एवरीवेयर इंप्रूवमेंट जो है, जो क्वालिटी है एयर और वाटर में मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में, वो यहाँ पर हमें सोशल मीडिया के थ्रू ट्रांसमिट होते हुए नजर आ रही है। और इसीलिए ये पॉसिबल है कि जो कैटलिज्म है, जो प्रलय है कोरोना का, वो यहाँ पर जो मार्केट है उसे, मतलब क्लीन, हेल्दी और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी बड़ा झटका जो है वो दे सकता है। मतलब यह संभव है कि कोरोना का प्रलय साफ, स्वस्थ और स्थायी वातावरण देने में बाजारों को झटका जो है वो दे सकता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बट ऑब्वियस है कि पूरा जो बाजार है वो यहाँ पर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन में जाएगा और जिसके वजह से यहाँ पर क्या हो सकता है, जो कंपनीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है उसके चलते एनवायरनमेंट को डिग्रेड करती रहेगी। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये समझ में आता है कि एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है बहुत ज़रूरी है। हमें यहाँ पर जो नॉर्म्स है वो सिर्फ जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उसके चक्कर में यहाँ पर ख़राब नहीं करना चाहिए।
ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा, अभी जो हम यहाँ पर जो पोल्यूशन है उसे कम करने में जो ये लेवल पर जो पोल्यूशन रहता था, अब ये लेवल पर हम आ गए हैं कि पोल्यूशन एकदम नीचे आ गया है। लेकिन अब क्या होगा, फिर से यहाँ पर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हम वहाँ तक लेकर आएंगे कि पोल्यूशन वहाँ पर आएगा, फिर हम वहाँ पर मॉनिटरिंग जो चीज़ें हैं वो लगाएंगे। नहीं 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 नहीं, अब यहाँ पर पोल्यूशन नहीं करना है, पोल्यूशन नहीं करना है, बोलिए ये दिखावा जो है ना, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है फिर। अब देखिए, अगर आप चाइना में देखोगे तो चाइना में काफ़ी ज़्यादा लोग जो उनकी डेथ होती है। इसीलिए यहाँ पर क्या है कि हमें यहाँ पर अर्जेंट कॉल जो है वो लेना चाहिए, जिससे कि एनवायरनमेंट जो है उसे हम प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि एयर पोल्यूशन जो है यहाँ पर मेडिकल कंडीशंस ऐसी क्रिएट कर सकता है जिससे कि यहाँ पर रिस्क जो है, फर्टिलिटीज़ जो डेथ है कोविड-19 से, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। तो इसीलिए ये चीज़ का भी हमें ध्यान रखना यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट इस पर जाते हैं। यहाँ पर लेट्स लिसन द बर्डन। अब यहाँ पर बात की जा रही है जो 10th और 12th की बोर्ड की एग्जाम्स है जो यहाँ पर पोस्टपोन की गई है उसके बारे में। अब यहाँ पर जो पेंडेमिक है, पेंडेमिक का मतलब क्या होता है, सर्वव्यापी महामारी। पेंडेमिक जो है उसने यहाँ पर 10th और 12th का जो रिदम है बोर्ड एग्जाम का, वो यहाँ पर डिस्टर्ब कर दिया है, वो यहाँ पर ख़राब कर दिया है। आराम से 10th और 12th की जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर हो रही थी, लेकिन बीच में ही यहाँ पर क्या हो रहा है, बीच में यहाँ पर डिस्ट्रप्शन जो है वो लाया गया है। बोर्ड एग्जाम जो है वो एक पार्ट है पेनफुल कलेक्टिव मेमोरी, नॉट जस्ट स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए, लेकिन पेरेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। अब देखिए, बोर्ड या फिर पब्लिक एग्जाम जो है ये इंट्रोड्यूस किए गए थे कॉलोनियल गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे कि यहाँ पर इंडियन स्कूल एजुकेशन जो है उसे यहाँ पर स्टैंडर्डाइज किया जा सके। मतलब इनडायरेक्टली जो ब्रिटिशर्स ने लाया था, हमने एमएम एकेडमी ऐप पे जब एजुकेशन का आएगा तब आपको पता चलेगा मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स में, कि उन्होंने खुद के ही इसके लिए, स्वार्थ के लिए जो एजुकेशन है वो यहाँ पर लाया था। ऑलमोस्ट जितनी भी कमिटीज़ है जो यहाँ पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इवेलुएट करने के लिए बनाई गई थी, उन्होंने यहाँ पर बोला है, कमेंट किया है, जो आज की सिस्टम है उसमें जो फ्यूटिलिटी है, जो निरर्थकता है, वो यहाँ पर देखने को मिलती है। अब देखिए, यहाँ पर काफ़ी चैलेंजिंग है कि 12th जो है वो यहाँ पर एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। मतलब जो बच्चे हैं वो स्कूल से कॉलेज में जाते हैं, है ना, मतलब आप ग्रेजुएशन देख लो उसमें जाते हैं। तो इसीलिए 12th की एग्ज़ाम को कैंसिल करना काफ़ी मुश्किल है। 12th की एग्ज़ाम को आप कैंसिल नहीं कर पाओगे क्योंकि किसी को कोई स्ट्रीम पसंद आती है, किसी को कोई स्ट्रीम लेनी होती है, किसी को कोई स्ट्रीम लेनी होती है। लेकिन अगर आप 10th देखोगे तो वो यहाँ पर सस्पेंड की जानी चाहिए, ऐसा यहाँ पर ऑथर के द्वारा बोला जा रहा है। क्योंकि स्टूडेंट्स जो यहाँ पर सेम स्कूल में रहना चाह रहे हैं, जिससे उन्होंने 10th किए वही सेम स्कूल में रहना चाह रहे हैं, तो फिर कोई सवाल ही नहीं है, उन्होंने अनकंडीशनली उन्हें यहाँ पर लेना चाहिए। और जो ऐसे डिजास्टर्स है, मतलब जो इच्छुक है कि वहाँ पर स्कूल चेंज करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कोई एंट्रेंस टेस्ट जो है उसमें अपीयर होना चाहिए, कि एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर हो जाओ, उसके हिसाब से यहाँ पर एडमिशन जो है वो ले लो। क्योंकि 11th-12th बेसिकली क्या है, 11th-12th के हिसाब से अब क्या होता है ना, तो अच्छे कॉलेज मिलो या ये मिलो या वो मिलो, उस पर नहीं निर्भर होता है। आप आगे जो ग्रेजुएशन है उसकी पढ़ाई किस तरीके से करते हो, उसके एंट्रेंस के लिए पढ़ाई किस तरीके से करते हो, उस पर निर्भर करता है। तो इस तरीके से हमें पूरा सिनारियो जो है वो देखने को मिलता है, और ये सजेशन जो है ये ऑथर के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे इकोनॉमी सेक्शन में, तो यहाँ पर सेंसेक्स जो है ये पूरी तरीके से क्रैश कर चुका है, क्योंकि लॉकडाउन जो है उसके एक्सटेंशन की वजह से। जैसे कि आप सब जानते हो कि सेंसेक्स जो है ये इकोनॉमी पर डिपेंडेंट होता है, और लॉकडाउन अगर एक्सटेंड हो रहा है तो बट ऑब्वियसली इकोनॉमी जो है वो उतनी तेज़ी से ऊपर नहीं आएगी, और इसीलिए सेंसेक्स जो है वो भी नीचे आता हुआ हमें नज़र आ रहा है। उसी के साथ जीडीपी जो है ये यहाँ पर 20% तक और कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। अब देखिए, जो जीडीपी है उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। जो जीडीपी है उसके फिगर्स क्या निकल कर आएंगे, जो क्वार्टर है उसकी ग्रोथ क्या देखने को मिलेगी, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, और बात किए तो प्रॉब्लम ही क्रिएट हो सकती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे लॉकडाउन इफेक्ट की वजह से मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो है वो श्रिंक हो सकता है फास्टर रेट पर। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं एमएसएमई जो लोन है वर्थ 2.32 लाख करोड़ के, ये यहाँ पर डिफॉल्टिंग के रिस्क पर है। मतलब इतना पैसा जो है एमएसएमई का, और ये डूब सकता है। इतना सब कुछ हमें देखने को मिलता है। अब ये और ज़्यादा डूबेगा तो बट ऑब्वियस है कि जो बैंक्स है वो यहाँ पर और ज़्यादा नीचे आ जाएंगे, बैंक की जो हालत है वो और ज़्यादा खस्ता हो जाएगी, बैंक की जो हालत है वो और कम हो जाएगी। और फिर अगर आरबीआई यहाँ पर अपने रेपो रेट जो है वो कम भी करती है, फिर भी इसका हमें जो ट्रांसमिशन है वो बैंकों में देखने को नहीं मिलेगा, और फिर आरबीआई चिल्लाएगी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एनपीए जो है वो इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जो बैंक्स है उन्हें डर जो है वो लगता जा रहा है कैसे यहाँ पर जो ये है वो कम आएंगे। और अगर बैंक अपने ब्याज दर कम नहीं करता है तो लोग जो है वो लोन लेंगे क्या, लोग लोन नहीं लेंगे। लोग लोन नहीं लेंगे तो कंजम्पशन होगा क्या, कंजम्पशन नहीं होगा। कंजम्पशन नहीं होगा तो बट ऑब्वियस है कि जो इकोनॉमी है वो आगे बढ़ पाएगी क्या, आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो ये एक बहुत ही खतरनाक चीज़ जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है।
अब यहाँ पर देखिए फेसबुक के बाद यहाँ पर सिल्वर लेक जो है वो भी यहाँ पर 5,656 करोड़ जियो प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर जियो इतना इन्वेस्टमेंट ले भी क्यों रहा है, क्योंकि जियो जो है मतलब आप समझ लीजिए जो रिलायंस है उन्होंने ऐसा बोला है, मुकेश अंबानी ने ऐसा बोला है कि दिसंबर तक हम यहाँ पर जीरो डेप यहाँ पर कंपनी खड़ी करने वाले हैं। मतलब यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का जो कर्जा है, लोन है, वो उन पर नहीं रहेगा। तो बट ऑब्वियसली कि जो इन्वेस्टमेंट आएगी उसके वजह से जो लोन है वो खत्म होते जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये हमारी खूबसूरत धरती, हम जूम करते हैं तो हमें भारत जो है वो देखने को मिलता है। और अभी हमें इधर जाना पड़ेगा उस स्टेट तक पहुंचने के लिए, उस राज्य तक पहुंचने के लिए। ये है वो राज्य जो मैंने आपसे मैप में पूछा था। तो ये है वो झारखंड। और आप सभी को पता है कि झारखंड जो है इसे जो वाटरफॉल्स है उसके लिए काफ़ी जाना जाता है। और उसी के साथ साथ जो जैन टेम्पल्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। नेशनल पार्क्स काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि जो बेटला नेशनल पार्क है वो हमें देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। कोल आप बोल दीजिए, जितने भी मतलब ऑलमोस्ट जितनी मिनरल्स हैं वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़रूर लिखी होगी। ये है हमारे वीडियो का एंड। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।